बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स। इस पे हम कुछ वर्क पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसकी मज़ीद जो डिस्कशन है वो आज हम करेंगे। ये चार चीज़ें हैं इसमें जो डिस्कस करने वाली। स्टैटिस्टिकल मेथड में दो चीज़ें आ जाती हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और इन्फ्रेंशियल। इन्फ्रेंशियल में मज़ीद दो टाइप्स हैं, एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो अभी तो ये वाला पोर्शन हम कवर कर रहे हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो नेक्स्ट किसी लेक्चर में होगा। तो एस्टिमेशन के आगे मज़ीद दो टाइप्स हैं, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। उनको आज हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट एस्टिमेशन तो काफ़ी हद तक हमने कैलकुलेशन वगैरह उसकी कर भी ली हुई है, लेकिन हम देखेंगे कि कौन सा जो है वो एस्टिमेट हमारा सबसे अच्छा माना जाता है और वो किस चीज़ में अच्छा माना जाएगा। कुछ हमने उसकी करैक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, उन प्रॉपर्टी को देखेंगे कि वो डाटा को कैसे डील करती हैं, और अगर वो चारों प्रॉपर्टी पाई जाए तो ऐसा एस्टिमेट जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है। सबसे पहले एस्टिमेटर और एस्टिमेट के दरमियान में डिफरेंस देख लिया जाए। तो एस्टिमेटर वो फार्मूला है जिसकी मदद से हम एस्टिमेट हासिल करते हैं। एस्टिमेट क्या है? जो पॉपुलेशन का पैरामीटर होता है उसके अगेंस्ट जो वैल्यू हमें मिलती है उसको हम एस्टिमेट का नाम देते हैं, और जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं वो फार्मूला एस्टिमेटर कहलाता है। जो वैल्यू आती है सिंगल वो एस्टिमेट, और जो फार्मूला इस्तेमाल होता है उसको एस्टिमेटर का नाम दिया जाता है। आपको अंदाज़ा है कि पॉपुलेशन पैरामीटर क्या चीज़ होती है? जब होल पॉपुलेशन की तमाम वैल्यू को यूटिलाइज करके हम कैलकुलेशन करते हैं, जो आउटपुट आता है हमारे पास, मसलन मीन हम फाइंड कर रहे हैं तो वो पॉपुलेशन मीन कहलाता है। तो हर दफ़ा जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता, तो उस केस में हम क्या करते हैं, फिर एस्टिमेट के साथ काम चलाते हैं। तो दो चीज़ें एस्टिमेट और एस्टिमेटर। जैसे कि आपके सामने एक्स बार का फार्मूला मौजूद है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो ये फार्मूला क्या कहलाएगा? एस्टिमेटर। एक्स बार जो है ये क्या है? एस्टिमेटर। एस्टिमेटर है फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू। इस मीन म्यू के लिए ये एस्टिमेटर कहलाएगा। लेकिन अगर यही हम इन चार वैल्यू के लिए कैलकुलेशन करें तो जो आंसर हमारे पास आएगा एक्स बार का वो क्या कहलाएगा? एस्टिमेट। वो सिंगल ऑब्जर्वेशन जो कि इस फार्मूला के थ्रू आई है उसका नाम है एस्टिमेट। ये चार प्रॉपर्टी जो है इनकी बेस पे हम देखेंगे कि गुड एस्टिमेटर की ये चार प्रॉपर्टी हैं, और इनकी बेस पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि जो पॉपुलेशन मीन है, सॉरी, जो एक्स बार है हमारा एस्टिमेटर फॉर पॉपुलेशन मीन, वो हमारा गुड एस्टिमेटर है। उसके अलावा बाकियों को भी हम देखेंगे कि वो क्यों नहीं है गुड। तो इन चार प्रॉपर्टी, अनबायसनेस, एफिशिएंसी, सफिशिएंसी और कंसिस्टेंसी। सबसे पहले अनबायसनेस की डेफिनेशन है। अगर आप देखें कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर, जो भी एस्टिमेटर हो, जैसे एक्स बार पिछली स्लाइड पे था, इस तरह किसी और पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए आपके पास जो एस्टिमेटर आएगा उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जब आप फाइंड करें तो वो आपके पास एग्जैक्टली इक्वल टू आ जाए वैल्यू ऑफ पैरामीटर के। पैरामीटर और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर अगर इक्वल आ जाए, लेफ्ट साइड पे आपके पास है एस्टिमेटर कैप के साथ, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू पैरामीटर की ट्रू वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है पैरामीटर की उसके इक्वल आ जाए, तो उस वक्त हम क्या कहते हैं, हमारा जो एस्टिमेटर है वो क्या है? अनबाइस्ड है। थीटा कैप जो है वो क्या है? अनबाइस्ड है। थीटा कैप एक्चुअली एक फार्मूला है, हर पैरामीटर के लिए अलग हम डिफरेंट फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो लाजमी नहीं है तमाम के तमाम पैरामीटर एस्टिमेटर जो है वो आपके अनबाइस्ड हो। कौन से अनबाइस्ड होंगे? जिनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू एस्टिमेटर की पैरामीटर के इक्वल आ रही हो। इधर आप देख सकते हैं पहली एग्जांपल में
एक्स बार की एक्सपेक्टेशन मीन म्यू के इक्वल होती है। मीन म्यू क्या है? पॉपुलेशन पैरामीटर है। इसका मतलब है ये दोनों इक्वल है, तो ये आपका एक्स बार जो है, एक्स बार एक फार्मूला है, आपको पता है इसका क्या रूल है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो ये एक्स बार क्या बन गया? एन बाई एस्टिमेटर फॉर म्यू। इसी तरह सैंपल प्रपोर्शन जो है, सैंपल प्रपोर्शन क्या होता है? एक्स डिवाइडेड बाई एन, और इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है ये पाई के इक्वल हो, तो इसका मतलब ये भी आपका अनबाइस एस्टिमेटर है। इस तरह सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर, एस स्क्वायर ये स्मॉल एस स्क्वायर है, कैपिटल एस स्क्वायर भी होता है। ये स्मॉल एस स्क्वायर जो है वो, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू सिग्मा स्क्वायर के इक्वल आती है, तो ये भी आपका अनबाइस एस्टिमेटर है। ये तो तीन पैरामीटर, तीन आपके एस्टिमेटर जो कि अनबाइस्ड है। इस स्मॉल एस स्क्वायर के लिए जब हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो डिवाइडेड बाय n माइनस वन करते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये नीचे लिखा हुआ है। अगर आप इस एस स्क्वायर जो स्मॉल एस नहीं है बल्कि वो तब बड़ा एस आ जाएगा इधर, उस वक्त अगर आप फार्मूला के अंदर देखते हैं तो सिर्फ n आता है, n माइनस वन नहीं आता। तो अगर सिर्फ n लगाया जाए तो आपका सैंपल वेरिएंस जो एस स्क्वायर है वो अनबाइस्ड नहीं रहता। अगर सिंपल वर्ड में आप देखें बाइसनेस और अनबाइसनेस क्या होती है, तो बाइसनेस और अनबाइसनेस ये दो वर्ड जो है वो अनबाइस और बाइस, ये आप नॉर्मल लाइफ में इसे कैसे देख सकते हैं? बाइस्ड आप कह सकते हैं कि अनफेयर, अनफेयर जैसे होता है, और अनबाइस्ड को आप क्या कहेंगे? फेयर। अनबाइस्ड का क्या मतलब बनेगा? फेयर के इक्विवेलेंट बनेगा वो। कोई गेम आप प्ले कर रहे हैं, ये तो आपको जो है वो टर्न मिलने के चांसेस क्या हैं, या आपको टर्न मिलती नहीं है बिल्कुल, तो उसको हम क्या कहते हैं? आपके साथ अनफेयर हुआ है, आपको तो टर्न ही नहीं मिली अपनी प्रोग्रेस दिखाने के लिए। तो उस अनफेयर को हम इधर क्या कहते हैं? बाइसनेस। कि जो टर्न देने वाला था, जो मशीन आपको टर्न देने वाली थी या जो पर्सन आपको टर्न देने वाला था, उसने आपको टर्न दी नहीं है, तो उसने बाइसनेस दिखाई है, किसी तरफ झुकाव दिखाया है उसने। तो हमारा इंटरेस्ट किस में है? अनबाइसनेस में, फेयरनेस में। तो अगर आपका एस्टिमेटर जो है वो अनबाइस्ड ना हो, तो इसका मतलब है उसके अंदर बाइस मौजूद है। अनबाइस्ड ना हो तो उसके अंदर बाइस मौजूद है। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर माइनस जो आपका पैरामीटर है, उसी एस्टिमेटर के लिए जो पैरामीटर होगा आपको नोन है अगर, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो 22 कहलाएगा। अगर ये 22 ज़ीरो है तो उस केस में जो ऊपर हमने डिस्कस किया है, तो हम ऐसे एस्टिमेटर को क्या कहेंगे? अनबाइस कहेंगे। इसके अलावा मीन स्क्वायर एरर हमने पहले भी कैलकुलेट किया था, इसको आप देख सकते हैं इस फार्मूला की मदद से। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर माइनस पैरामीटर स्क्वायर, अगर इसको एवेल्युएट किया जाए तो ये बन जाता है सिग्मा स्क्वायर प्लस बाइस स्क्वायर। ये सिग्मा स्क्वायर जो है ये आपका वेरिएंस का स्क्वायर है, पॉपुलेशन वेरिएंस का स्क्वायर, सॉरी पॉपुलेशन वेरिएंस ही है डायरेक्ट। और 22 जो आप अब लास्ट स्लाइड पे देख के आए हैं, 22 का स्क्वायर उधर से आपके पास आ जाएगा। इसके बाद जो है वो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या चीज़ है? मीन स्क्वायर एरर अगर आपका जिस एस्टिमेटर के लिए स्मॉलेस्ट आ रहा है वो एफिशिएंट कहलाएगा। एफिशिएंट क्या चीज़ है? मीन स्क्वायर एरर आप कैलकुलेट करेंगे, जिसका मीन स्क्वायर एरर लीस्ट आएगा वो एफिशिएंट कहलाएगा। अब सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास दो एस्टिमेटर हैं, तो दोनों का जो 22 है वो ज़ीरो है। तो अगर 22 दोनों का ज़ीरो है तो उस केस में सिर्फ डिसीजन किसकी बेस पे होगी? सिग्मा स्क्वायर की बेस पे होगी। फिर हम किसको देखेंगे कि जिसका वेरिएंस, पॉपुलेशन वेरिएंस कम है,
वो आपका एफिशिएंट है। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं फॉर अनबाइस एस्टिमेटर, जिधर बाइस आपकी ज़ीरो होती है तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, जस्ट सिग्मा स्क्वायर आ जाता है, मीन स्क्वायर एरर, और देन हम जो है वो सिर्फ वेरिएंस की बेस पे डिसाइड करेंगे। इसके अलावा कुछ और केस हैं कि अगर वन ऑफ विच हैव अ स्मॉलेस्ट बाइस एंड अ स्मॉलेस्ट वेरिएंस, इफ यू हैव टू एस्टिमेटर वन, सॉरी, हाँ ये तो हो गया बाइसनेस। अगर अनबाइस एस्टिमेटर है हमारे पास तो बाइस उसमें होगी नहीं, जस्ट सिग्मा स्केयर की बेस पे जो है वो हम डिसाइड कर लेंगे कि जो जिसका सिग्मा स्केयर छोटा है वो एफिशिएंट भी है। और इसके बाद जो है वो अगर आपके अनबाइस एस्टिमेटर if you are comparing unbiased estimator the most efficient one with the smallest variance। अच्छा ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर दो एस्टिमेटर हैं, वन ऑफ विच हैज़ अ स्मॉल बाइस एंड अ स्मॉल वेरिएंस, द अदर हैज़ नो बाइस बट लार्ज वेरिएंस। एक के अंदर बाइस मौजूद है लेकिन दूसरे के अंदर बाइस मौजूद नहीं है, तो उस केस में जो है वो फिर हम वेरिएंस की बेस पे डिसाइड नहीं करेंगे। फिर में भी आपका जो है वो एफिशिएंट कौन सा हो, जिसका वेरिएंस बड़ा है वो भी आपका एफिशिएंट हो सकता है, क्योंकि 22 का फैक्टर उधर कम है अगर, और वेरिएंस भी कम है, लेकिन ओवरऑल अगर आपका दोनों का मीन स्क्वायर एरर जो है वो लीस्ट है, उधर दोनों ऐड करके आएंगे और इधर आपका सिंगल यही सिर्फ वेरिएंस की फॉर्म में आएगा, तो हमने मीन स्क्वायर एरर को, फिर मीन स्क्वायर एरर को देखना है किसके लिए कम है, जिसके लिए कम होगा वो हमारा एफिशिएंट कहलाएगा। ये एज अ एग्जांपल हमारे पास जो सैंपल मीन होता है एक्स बार, वो अनबाइस एस्टिमेटर है, और हम कंपेयर कर सकते हैं कि सैंपल मीडियन जो है वो भी अनबाइस एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन म्यू का। और इसके बाद अगली थर्ड लाइन को अगर आप देखें कि ये कैसे है, अब पहले वाले को जस्टिफाई किया जा रहा है पहली लाइन को थर्ड लाइन के अंदर, कि हमें जो इन्फॉर्मेशन पता है वो क्या है कि वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन जो है वो किसके इक्वल होता है, एक्स बार की जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं फिर उसका मीन फाइंड करते हैं, तो वो मीन किसके इक्वल आया था आपको अगर थोड़ा बहुत याद हो, तो वो सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन के इक्वल आया था। और सैंपल वेरिएंस ऑफ सैंपल मीडियन जो है वो तो हमने शायद डिस्कस नहीं था किया, लेकिन उसका फार्मूला है पाई बाई टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, या आप सिंपल कह सकते हैं कि पाई मल्टीप्लाई विद सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n। और हमें पता है कि पाई का आंसर क्या है 3.14, और अगर हम पाई बाई 2 फाइंड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 1.57 के करीब, इस तरह का कुछ आंसर आएगा। तो 1.57 डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 होता है, और अगर सिग्मा स्क्वायर बाय एन को ग्रेटर देन 1 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किससे बड़ा होगा, वो सिग्मा स्क्वायर बाय एन से तो बड़ा ही आंसर देगा ना, आप रीस्केलिंग कर रहे हैं। तो उसी नंबर को आप अगर सिग्मा स्क्वायर बाय एन को 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका आंसर क्या देगा, पहले वाले आंसर से बड़ा आंसर अब आएगा आपके पास, क्योंकि आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पाई बाय 2 से वो ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएंस ऑफ सैंपल मीडियन इज ग्रेटर देन सिग्मा स्क्वायर बाय एन, जो कि वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन है। सिग्मा स्क्वायर बाय एन क्या है, वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन। अब इसमें दोनों एस्टिमेटर आपके अनबाइस भी हैं, सैंपल मीन एक्स बार और सैंपल मीडियन दोनों आपके अनबाइस एस्टिमेटर है। अब इसमें जिसका दोनों की बाइस ज़ीरो होगी, अब हमने किस चीज़ पे डिसाइड करना है कि आपकी एफिशिएंसी है या नहीं है, जस्ट वेरिएंस की बेस पे। तो वेरिएंस हमें नज़र आ गया, सिग्मा स्क्वायर बाय एन जो है वो वेरिएंस है सैंपल मीन का, और सिग्मा स्क्वायर बाय एन मल्टीप्लाई विद पाई बाय 2
वो जो है वो है सैंपल मीडियन का। तो दोनों में से छोटा किसका है? सैंपल मीन वाला छोटा है। सिग्मा स्क्वायर बाय एन जो है, ये हमने इधर से यही डिसाइड किया कि सिग्मा स्क्वायर बाय एन जो है ये लेस है एज कंपेयर टू दिस क्वांटिटी। तो हमारे पास जो एफिशिएंट आया, अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो सैंपल मीन का जो एस्टिमेटर है वो एफिशिएंट निकला। अनबायस्ड तो दोनों थे, लेकिन एफिशिएंट कौन सा निकला है? सैंपल मीन का। अब इसमें 3 क्वालिटी अभी तक आ चुकी हैं, नहीं 2 ही आई हैं, अभी हमने तीसरी डिस्कस करनी है। तीसरी और चौथी भी आएगी। सैंपल मीन जो है वो हमारा गुड एस्टिमेटर है, तो इसके लिए 2 प्रॉपर्टी आपने देखनी है। अभी तक सैंपल मीन जो है वो आपका अनबाइस्ड भी था, और उसके बाद अभी डिसाइड हुआ कि वो एफिशिएंट भी है। अब तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास सफिशिएंट। सफिशिएंसी क्या चीज़ है? एस्टिमेटर सफिशिएंट कब होगा? जब वो तमाम वैल्यू का इस्तेमाल करे कैलकुलेशन के अंदर। मसलन सैंपल मीडियन में क्या होता है? सैंपल मीडियन जो है वो सारी वैल्यू को यूटिलाइज नहीं करता कैलकुलेशन के लिए, लेकिन सैंपल मीन जो है वो उसके अंदर सारी की सारी वैल्यू जो है यूटिलाइज हो रही होती है। तो सैंपल मीन जो है वो आपका क्या होगा? सफिशिएंट एस्टिमेटर भी होगा। इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी आ जाती है, लास्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का जो रिलेशन है वो n के साथ है। जैसे जैसे नंबर ऑफ सैंपल हम बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ n इंक्रीज करते जाएंगे, तो उसके साथ हमने कंसिस्टेंसी को जो है वो मेजर करना है। कि अगर सेम नंबर ऑफ n के साथ हम कैलकुलेशन करें तो कंसिस्टेंसी कोई मीनिंग नहीं रखती, लेकिन जैसे जैसे n को इंक्रीज करते जाएं तो फिर हमने देखना है कि हमारे जो एस्टिमेटर हैं उन पे क्या अफेक्ट आ रहा है, कि हमारी कंसिस्टेंसी है या नहीं है। तो अगर आप डेफिनेशन को देखें तो कंसिस्टेंसी आपके पास कब आएगी? एस्टिमेट दैट कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू द पॉपुलेशन पैरामीटर बीइंग n अप्रोचेस इन्फिनिट। सैंपल साइज जो है वो इंक्रीज करें तो आपका एस्टिमेटर जो है वो क्लोजर टू दी पॉपुलेशन पैरामीटर के आ जाए। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको फिगर की मदद से भी नजर आएगा यही चीज। अगर आप लास्ट लाइन को देखें, वन वे दैट एन एस्टिमेटर कैन बी कंसिस्टेंट इज फॉर इट बाइस एंड इट वेरियंस टू अप्रोच जीरो। बाइस और वेरियंस दोनों जीरो को अप्रोच कर रहे हो। एग्जैक्टली जीरो होने की बात नहीं है, जैसे जैसे एन बढ़ता जाए उसके साथ साथ आपकी बाइसनेस और उसका वेरियंस जो है वो कम होता जाए। दैट्स मीन अप्रोच टू जीरो करता जाए, तो सैंपल साइज के बढ़ने के साथ साथ। तो फिर हम कह सकते हैं कि जब सैंपल साइज इन्फिनिट में पहुंच जाएगा उस वक्त सैंपल वेरिएंस और सैंपल बाइस जो है वो जीरो को अप्रोच कर जाएगी। सैंपल साइज के बढ़ाने के साथ ये दोनों चीज़ें कम हो रही हैं अगर, तो इन जनरल हम कह देंगे कि जब सैंपल साइज इन्फिनिट को पहुंच जाएगा तो उस वक्त ये दोनों चीज़ें जीरो को अप्रोच कर देंगी। इस फिगर में आप देख रही हैं, जो ऑरेंज कलर में शायद आपको नज़र आ रहा होगा, सैंपल पॉइंट सिर्फ हमने 5 चूज़ किए थे जिनकी बेस पे ये कैलकुलेशन की। फिर आप ग्रीन वाले में देख रहे हैं इस फिगर में डिस्ट्रीब्यूशन एस्टिमेटर की 50 सैंपल पॉइंट के लिए है, और ये जो सबसे हाई पीक आपको नज़र आ रही है इसमें आपको 500 सैंपल साइज नज़र आ रहा है। तो इसमें जैसे जैसे आप सैंपल साइज इंक्रीज करते जा रहे हैं आप देख रहे हैं इनकी ये वाला जो पोर्शन है कम होता जा रही है। पहले ये देखें आप, ये बहुत लेंथी था, फिर इसके बाद ये चीज़ देखें ये भी बहुत लेंथी थी एज कंपेयर टू फर्स्ट वन, कम हुई है। लेकिन अगर आप मज़ीद थोड़ा सा आपने सैंपल साइज इंक्रीज किया तो अब आप देखें ये वेरिएंस आपको नज़र आ रहा है पहले से काफ़ी कम हो चुका है। वेरिएंस क्या होता है कि आपका जो मेन पॉइंट है, जैसे ये म्यू है, इससे आपके जो बाकी पॉइंट्स हैं ये कितने वेरी कर रहे हैं। तो अगर कम वेरी कर रहे हो तो वेरिएंस कम होता है, अगर दूर दूर हो तो उस वक्त वेरिएंस आपका ज़्यादा होता है। तो हमने क्या लास्ट फिगर में देखा है कि जैसे जैसे सैंपल साइज आप
इंक्रीज कर रहे थे आपकी फिगर जो है वो श्रिंक होती जा रही थी, उनकी विड्थ जो है वो कम होती जा रही थी। सबसे जो हाई आपको नज़र आ रही है एक्चुअली एरिया तो उसके अंदर उतना ही रहा है, लेकिन उसकी जो इनिशियल पॉइंट लेफ्ट और राइट एंड पॉइंट आपको विड्थ के अंदर नज़र आ रहे हैं वो क्लोज हो गए हैं टू दी सैंपल पॉइंट मीन म्यू। एज एग्जांपल अगर आप देखें तो मीन ऑफ एक्स बार इज म्यू, ये हमें चीज़ पता है, ये 22, so its bias not only goes to 0 as n approaches infinite, its bias is always 0। अप्रोच नहीं ज़ीरो को कर रही, लेकिन हमें शॉर्ट ही है, बल्कि एक तो होता है ना कि अप्रोच करना, अप्रोच का मतलब आप जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे उस वक्त आपकी ज़ीरो के करीब बढ़ता जाएगा, लेकिन इस केस में तो हमें शॉर्ट ही है कि जो भी आप एन लेंगे आपका जो बाइस है वो ज़ीरो ही होता है। और दूसरी तरफ अगर आप वेरिएंस को देखें, सैंपल मीन के वेरिएंस को, उसका फार्मूला है सिग्मा स्क्वायर बाय एन, और अगर आप इसमें एन अप्रोच करवाएं इन्फिनिट को तो सम डेफिनेटिव आंसर डिवाइडेड बाय इन्फिनिट, आपको पता है उसका आंसर ज़ीरो होता है। तो ये दोनों चीज़ें ज़ीरो को अप्रोच कर गई। पहले वाला तो एग्जैक्टली ज़ीरो हो गया 22, और दूसरा वेरिएंस जो है वो अप्रोच टू ज़ीरो कर रहा है व्हेन एन अप्रोचेज टू इन्फिनिट। इसका मतलब है आपका सैंपल मीन जो है वो, सैंपल मीन आपका तीसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है, कंसिस्टेंसी की। सॉरी, चौथी प्रॉपर्टी, तीसरी तो सफिशिएंटी। सफिशिएंसी क्यों थी एक्स बार के अंदर? क्योंकि ये जब कैलकुलेशन होती है तो तमाम वैल्यू यूटिलाइज होती है, मीडियन की तरह नहीं है कि एक क्लास इस्तेमाल हो रही है बाकी का कोई अमल दखल ही नहीं है, या है तो बड़ा कम है। तो एक्स बार कैलकुलेट करती दफ़ा हम क्या करते हैं, तमाम वैल्यू को उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से ये सफिशिएंट भी था। तो ये चारों प्रॉपर्टी इसके अंदर एक्स बार के अंदर पाई जाती हैं, इस वजह से ये गुड एस्टिमेटर कहलाता है ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू का। ये एक्स बार एक्चुअली है क्या? एक फार्मूला, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये तो एक्स बार जैसे था, ये आपका एक पॉइंट एस्टिमेटर था। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा इंटरवल एस्टिमेशन की तरफ। पॉइंट एस्टिमेशन क्या है कि आपका जो पॉपुलेशन पैरामीटर है उसके अगेंस्ट आप एग्जैक्टली एक ही नंबर जो है वो कैलकुलेट करें, तो बहुत कम चांसेस है ना वो दोनों सेम आए, ना होने के बराबर चांसेस हैं कि पॉपुलेशन पैरामीटर और उसका एस्टिमेट जो है वो इक्वल हों। क्योंकि पॉइंट एस्टिमेशन है, आप एक ही पॉइंट की फॉर्म में आंसर दे रहे हैं, तो बहुत कम चांसेस हैं उनके मैच होने के। अब हम फिर क्या चाह रहे हैं कि हम अपना आंसर जो है वो किसी इंटरवल की फॉर्म में दें। जैसे कि वी आर 95% श्योर दैट द पैरामीटर इज बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी एक लोअर बाउंड है, एक अपर बाउंड है, दो नंबर हैं, तो उन दो नंबर के दरमियान में हमारा पैरामीटर लाई करे। इस चीज़ की श्योरिटी अगर हम देना चाहें कि 95% श्योरिटी है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं। ये जो स्टेटमेंट है, वी आर 95% सर्टेन दैट द पैरामीटर इज बिटवीन ए एंड बी, ये ए एंड बी कैसे कैलकुलेट होने हैं ये आगे हम देखने वाले हैं। पहले हम एग्जांपल से स्टार्ट लेते हैं और फिर जनरलाइज फार्मूले की तरफ आएंगे। अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिधर हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया देखा था, प्रोबेबिलिटी, दोनों चीज़ें देखी थी, अगर आपको कुछ हल्का फुल्का याद हो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, टेबल वैल्यू बता रहा था 0 टू ऑनवर्ड पॉजिटिव साइड पे। तो हम अगर 1.96 तक देखते हैं तो ये कितना एरिया कवर कर रहा था? 0.4750। तो अगर हम इसको जो है वो रिफ्लेक्शन ले लें नेगेटिव साइड पे भी, तो दो पॉइंट के दरमियान में ये कितना एरिया कवर करेगा? इसका डबल जस्ट
जितना एरिया इधर है उतना ही एरिया लेफ्ट साइड पे भी है। तो 0.4750 को डबल किया तो वो क्या बन गया, 0.95 बन गया। इसका मतलब है 2 पॉइंट हमें मिल गए हैं जिनके दरमियान में जो है ये प्रोबेबिलिटी आ रही है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ वी लाइंग बिटवीन -1.96 टू 1.96। इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में वी के लाई करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 95.95। दैट्स मीन 95% चांस है कि हमारी जो वैल्यू है वो इस इंटरवल के अंदर लाई करेगी। इसकी एक अल्टरनेटिव मीनिंग भी है जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड या उससे नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे सिंपल जो चीज़ है वो अगर आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो क्या है कि हम जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी थी उसको यूटिलाइज किया है कि 2 पॉइंट्स के दरमियान में प्रोबेबिलिटी है। बिल्ट कैसे किया है, हमें हाफ का पता है, हमने अदर हाफ को रिफ्लेक्ट कर लिया है, और फिर हमें पता है कि एरिया जो है वो जितना राइट पे है उतना ही लेफ्ट पे आता है। 0 ओरिजिन है क्योंकि, तो दोनों साइडों पे एरिया सेम आता है। तो हमने क्या कर दिया, इस एरिया को डबल कर दिया विच इज़ 0.95। इसी तरह अगर हमने बैकवर्ड चलना हो तो 0.95 को हम हाफ करेंगे और फिर उसके लिए पॉइंट फाइंड कर सकते हैं कि ये किन पॉइंट के लिए इतना एरिया दे रहे हैं। थोड़ा सा मज़ीद इसको जनरलाइज करते हैं। ये तो हो गई एग्जाम्पल। अब हमें पता है v के लिए जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी उसके लिए जो हमारा फार्मूला इस्तेमाल हो रहा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो क्या था, x बार माइनस मीन म्यू विच इज़ पॉपुलेशन मीन, x बार इज सैंपल मीन डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n, एंड सैंपल साइज सिग्मा इज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा स्क्वायर होता तो वेरिएंस था, सिंपल सिग्मा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन। अब अगर हम इन जनरल बात करें तो 95% प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, अगर v को हम रिप्लेस कर दें इसके साथ, इस फार्मूला के साथ, v के फार्मूला के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1.96 इज लेस देन दिस फार्मूला इज लेस देन 1.96। तो हमारे पास a और b की समझे आप वैल्यू आ गई हैं, लेकिन ये पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए हमने वैल्यू निकालनी है। अभी इस फैक्टर के अंदर कुछ चीज़ें अजाफी हैं, हमें सिर्फ चाहिए म्यू की वैल्यू। अगर आप प्रीवियस स्लाइड पे देखें तो इधर हमने क्या डिसाइड किया है, वी मे प्रेफर टू रिपोर्ट समथिंग लाइक दिस, वी आर 95% सर्टेन दैट द पैरामीटर इज बिटवीन ए एंड बी। तो पैरामीटर कौन सा इसमें से हम चूज कर रहे हैं वो तो अभी डिक्लेयर नहीं है। हम अगर पॉपुलेशन पैरामीटर मीन म्यू की बात कर रहे हैं तो उस वक्त हमें ये इंटर चाहिए म्यू की फॉर्म में, ये एक्स बार सिग्मा एन ये अदाफी चीज़ें हैं। तो हमें इधर सिर्फ सेंटर के अंदर क्या चाहिए, म्यू चाहिए। हम इसको रीअरेंज करते हैं इन चीज़ों को। तो इस इंटरवल में से म्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो डिनोमिनेटर में है ये बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दें। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, थ्रू आउट द इनक्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिग्मा बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन के साथ। तो लेफ्ट और राइट पे ये साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और सेंटर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रो पे हम पहुंच गए। इसके बाद हमें ये एक्स बार भी इजाफी नज़र आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, थ्रू आउट द इनक्वालिटी क्या कर देंगे, एक्स बार को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस एक्स बार, सेंटर से माइनस एक्स बार जो किया वो इस एक्स बार के साथ कैंसिल आउट हो गया, और इधर भी आपका माइनस एक्स बार आ गया। थ्रू आउट द इनक्वालिटी हमने माइनस एक्स बार किया है, तो कोई इनक्वालिटी के ऊपर चेंज नहीं आया। जो इनक्वालिटी ऊपर चल रही थी, इधर लेस देन इधर लेस देन, ये उसी तरह ही मेंटेन है। इसके बाद हमें तो पॉजिटिव म्यू की वैल्यू चाहिए थी, लेकिन ये इधर माइनस म्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरी इनक्वालिटी को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी पूरी इनक्वालिटी, तो आपको पता है कि जब माइनस के साथ इनक्वालिटी मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है, एक तो इधर के सारे साइन भी चेंज हो रहे हैं और दूसरा ये वाली इनक्वालिटी की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाती है। कि पहले जो चीज़ लेफ्ट थी वो अब ग्रेटर हो गई है, ये आप देख सकते हैं इनक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई है। और इधर भी आप देख सकते हैं जो ग्रेटर साइड थी वो लेस वाली साइड पे चली गई।
इन नंबर के अंदर हमने कोई चेंज नहीं किया, इनको जस्ट मल्टीप्लाई किया -1 के साथ। थ्रू आउट -1 के साथ जब मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हुई है तो इनके साइन चेंज हुए हैं और इनक्वालिटी का भी साइन चेंज हुआ है, तो आपके पास ये नई फॉर्म आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, अब हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी म्यू की वो हमें मिल चुकी है। तो इसमें से जो लीस्ट वैल्यू है वो कौन सी है, आपकी राइट साइड पे लिखी हुई है। हम लीस्ट वैल्यू को अपने लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं ताकि इनक्वालिटी जो है वो स्टैंडर्ड वे के अंदर आ जाए। म्यू दरमियान में आ गया उसी तरह, और फिर जो है वो आपका जो राइट साइड है ये क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट है, इस इनक्वालिटी को देख के हमें पता चल, तो ये पॉइंट हमारा इधर आ गया। साथ ये वाली इनक्वालिटी आपने स्टैंडर्ड वे के अंदर लिखी। अब ये हमारे पास 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू। जैसे हम पहले एक सिंगल वैल्यू फाइंड करते थे, पॉइंट एस्टिमेशन वो होती थी, अब हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल की फॉर्म में एक एस्टिमेट आया है पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए। अब इधर अगर आप जी की वैल्यू ना रखते, कोई भी जनरल आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्ड करना हो, ये हमने 95 के लिए एरिया देखा था, तो अगर हम इधर कोई जनरल वैल्यू रखें तो हम ये म्यू की दोनों एंड पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हमें सैंपल का मीन पता होना चाहिए, पॉपुलेशन का वेरिएंस पता होना चाहिए या स्टैंडर्ड डेविएशन, और सैंपल साइज पता होना चाहिए। तो हम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जनरेट कर सकते हैं। मसलन ये एग्जांपल है, आपके पास 25 स्टूडेंट, n = 25, उनका सैंपल मीन जो है वो 127 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 5.4 है। कैलकुलेट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और हम मीन म्यू के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस कर चुके हैं। ये वही फार्मूला हम लिखेंगे, इसमें ये सिग्मा n और x बार की वैल्यू अगर रख के सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो म्यू के लिए ये दो एंड पॉइंट मिले हैं, ये हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। एक मतलब इसका ये है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का कि हमें 95% श्योरिटी है कि हमारा जो पॉपुलेशन मीन है वो बिटवीन दीज टू वैल्यू लाई करेगा। देखने में यही नज़र आ रहा है ना, एक इसका सेकंड मीन भी है। When we say we are 95% certain that the population mean mu is between these 2 points, it means that the population mean mu is a fixed number। एक ही नंबर है ना वो, तो एक्चुअली वो वेरी तो नहीं कर रहा, बट वी डोंट नो व्हाट इट इज। ये उस केस की बात चल रही है जब हमें एग्जैक्टली नहीं पता, तो उस वक्त ये हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल काम आएगा। वो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें क्या बता रहा है कि इसके दरमियान में लाई कर रहा है, जो प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस हुआ। समटाइम वी गेट अ मोर टिपिकल सैंपल, और समटाइम जो है वो सिंपल सैम्पलिंग होती है टेक्निक। इफ वी टेक 100 रैंडम सैंपल एंड फ्रॉम देम कैलकुलेटेड 100 कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब सेकंड मीनिंग आप इसका समझें कि 100 सैंपल अगर हम बनाते हैं तो 95 इंटरवल ऐसे बनेंगे जो कि पॉपुलेशन मीन को कंटेन करेंगे। 95% कॉन्फिडेंस का सेकंड मीनिंग ये आ गया कि अगर हम 100 इंटरवल बनाएं उस पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए, तो उनमें से 95 इंटरवल ऐसे बनेंगे जो कि हमारे पॉपुलेशन मीन को कंटेन कर रहे होंगे। उनको कंटेन करने की श्योरिटी हमें देगी। 95% के अलावा अगर हमने श्योरिटी को चेंज करना हो, मतलब हम थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं, 90% श्योरिटी के साथ काम करना चाहते हैं, या हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, 99% श्योरिटी के साथ काम करना चाहते हैं, तो जस्ट ये 1.96 जो है ये हमने किधर से चूज़ किया था, उसको ट्रेस करते हुए हम बैकवर्ड चलते हैं। तो ये 1.96 तो हमारी वी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू थी, एरिया की वैल्यू थी, ये हमने उधर से स्टार्ट किया था। प्रोबेबिलिटी लाई बिटवीन 0 to 1.96.475 था, और फिर प्रोबेबिलिटी लाई बिटवीन -1.96 to 1.96 क्या थी, वो 0.95 थी।
तो इसका मतलब है हमें ये z की जो वैल्यू है वो जस्ट रिफ्रेज करनी पड़ेगी। अगर 95% था तो ये वैल्यू 1.96 आई, और ये अगर डिफरेंट आ जाएगा, मसलन 98 कर दें, 99 कर दें, या कोई भी इस तरह वैल्यू हम चेंज करते हैं, 90 करते हैं, तो उसके लिए ये z की वैल्यू जो है वो हमारी चेंज हो जाएंगी। तो 1.96 नहीं आएगा हमेशा, फिर ये कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना हमें चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इन जनरल अगर इस फार्मूला को लिखा जाए, पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या बनता है, एक्स बार माइनस जी मल्टीप्लाई विद सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट। अब ये जी कुछ भी हो सकता है, अगर 95 होगा तो 1.96 है, अगर 98 है, 99 है, 90 है, डिफरेंट है मतलब 95 से, तो उस वक्त इस जी की वैल्यू कुछ और आएगी, 1.96 नहीं आएगी। मतलब आप टेबल को अगर देखें तो 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल में आप हाफ करते हैं तो 0.49 आता है, और 0.49 को आपने टेबल के अगेंस्ट देखना है। 0.49 आपको किधर नज़र आता है, जो टेबल के इनसाइड वैल्यू होती हैं एरिया वाली। आप टेबल को दो तरह देखते हैं, हमने दो तरह की एग्जांपल की थी, एक तो लेफ्ट साइड से और टॉप से हमने देखा था, और एक जो उसकी बॉडी के अंदर इनसाइड वाली वैल्यू होती है, वो इनसाइड वैल्यू में से आपने तलाश करना है 0.49। वो 0.49 आपने तलाश करना है कि वो किस वैल्यू के अगेंस्ट आ रहा है। तो वो 2.3 आपका लेफ्ट साइड से आएगा, और 0.03 या जैसे भी लिखने का तरीका टेबल का, वो आपका टॉप पे आएगा। तो हमारी जो वैल्यू बन जाएगी एंड पॉइंट की, वो क्या बन जाएगी, फॉर 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल 2.33 बन जाएगी। तो अगर आपने 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल इस्तेमाल करना होगा तो उस वक्त आप v की जगह पे 2.33 का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए आप बॉडी के अंदर देखेंगे 0.45 आपको नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट 0.45 नहीं मिलेगा, तो हम उसके क्लोजेस्ट वैल्यू देख लेंगे इनसाइड द टेबल, जो कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास था। तो उन उसके दोनों जो करीबी वैल्यू हैं बॉडी के अंदर, वो 0.4595 है और 0.4505 है, सॉरी 0.4495 और 0.4505, जो कि दोनों वैल्यू हमारी डिफर बाय 0.0005 है, इक्वल डिस्टेंस पे है। अगर दो वैल्यू इक्वल डिफरेंस पे ना होती, एक वैल्यू ज़्यादा करीब होती, दूसरी थोड़ी सी दूर होती, तो हम ज़्यादा करीब वाली सिर्फ चूज कर लेने की बात खत्म। लेकिन अब ये दोनों वैल्यू क्योंकि करीबी वैल्यू जो है वो दोनों ही सेम डिस्टेंस पे हैं, तो अब हम इनके अगेंस्ट, दोनों के अगेंस्ट जो है वो देखेंगे कि हमें जो आउटर वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है। तो एक के लिए 0.4495 के लिए वैल्यू हमें मिलती है आउटसाइड से 1.64, और दूसरे के लिए वैल्यू मिलती है 1.65। तो क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे थे, अब हम इन दोनों आउटर पॉइंट की भी एवरेज ले लेंगे। तो 1.64 और 1.65 की एवरेज लेंगे तो वो क्या बन जाएगी, 1.645। तो जब हमने 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल इस्तेमाल करना है, उस वक्त v की वैल्यू 1.645 इस्तेमाल होगी। इस तरह 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए आप 2.575 का इस्तेमाल करेंगे। विच इंटरवल इज वाइडर, अगर नेचुरल क्वेश्चन पूछा जाए क्या 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला आपका इंटरवल वाइडर होगा या 99 वाला, सिंपल सा आंसर है 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला। और इसके अलावा जो है वो, चलें अगली स्लाइड पे वो डिस्कस करते हैं। एक और एग्जांपल ही आप देख लें, 25, वही जो पहले हमने एग्जांपल देखी थी उसे ही रिवाइज करते हैं। 25 स्टूडेंट, दैट्स मीन n इज इक्वल टू 25, सैंपल मीन उनका गिवन है 1 to 5, 1 to 7, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें पता थी। और अब 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल, पहले हमने क्या किया था इसके लिए, 90% या 95% कैलकुलेट किया था। अगर 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल हम कैलकुलेट करेंगे तो
आपने जस्ट v की वैल्यू ही चेंज करनी है, बाकी तो वो इसी तरह वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करनी है। तो v की वैल्यू 99% कॉन्फिडेंस के लिए आपकी 2.575 इस्तेमाल होगी। तो आपकी जो कैलकुलेशन आएगी आप देख सकते हैं 1 to 4.22 से लेकर 1 to 9.78 तक जाती। अब हमारे पास दोनों इंटरवल आ गए हैं, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल और 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब आप देख सकते हैं कि कौन सा इनमें से वाइडर है, 99% वाला। इन अदर वर्ड आपका जो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो पूरे का पूरा इसके अंदर आ रहा है। आप देख रहे हैं स्लाइटली वैल्यू में चेंज है, 1 to 4.22, 99% वाला इधर से स्टार्ट हो रहा है, जबकि थोड़ा सा एक्स एक्सिस पे जब आप मूव करते हैं तो 1 to 4.88 उसके बाद आता है नंबर। रियल नंबर सिस्टम को अगर आप देखें तो ये वाला नंबर उसके बाद आता है। इसी तरह 1 to 9.12 जो है वो 1 to 9.78 से पहले आता है। तो इसका मतलब है 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो वाइडर है और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल को कंटेन भी करता है। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। आपका क्विज भी होगा इस वीक में।